भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। हर रिश्ते की बुनियाद प्रेम और आपसी सद्भाव पर टिकी होती है। जहाँ प्रेम का अभाव हो वहाँ रिश्ते मुरझाने लगते हैं। एक महिला के मातृत्व और पत्नी धर्म को उजागर करती है कहानी ज्वार लौटने पर। लेखिका निर्मला ठाकुर, वाचिका सविता शर्मा। आज मैं बहुत खुश हूँ। 20 वर्ष के बाद आज मैंने पहला खत लिखा है अपने बेटे के नाम। उसे पोस्ट करके ही आ रही हूँ और खूब हल्की हूँ। जी चाहता है खूब बातें करूं किसी से भी, मसलन नीले आकाश से, सुनहली धूप से, हरियाली से, फूल से, किसी से भी, या फिर अपने आप से ही। लेकिन 20 वर्ष की मेरी इस जिंदगी में क्या है? न रंग, न सुगंध, आशा, उत्साह, ललक कुछ भी तो नहीं। हंसी नहीं, आंसू नहीं, बस एक बेरंग उदास फैला हुआ मैदान है जिसका अगला पिछला सिरा मुझे नजर नहीं आता। इस उदास एहसास में अगर रंग के कुछ फीके फीके धब्बे हैं भी तो वे पराई यादों के हैं। जब कोई गंभीर रोग से मुक्त होकर अस्पताल से जाने लगता है तो उसकी कृतज्ञ मुस्कुराहट, जब पहली बार किसी माँ की गोद में उसके बच्चे को देती हूँ तो माँ की आंखों की विस्मित चमक, अब तो बस अस्पताल ही मेरा जीवन है। इसमें काम करते करते मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। हाँ, मेरी नौकरानी लक्की कभी कभार तंग आकर कहती है, का मैडम जी, का दिन रात काम काम काम, काहे घड़ी दो घड़ी आराम नहीं करती हो। लक्की बहुत प्यारी है, वर्षों से मेरे साथ है, कभी अकेला नहीं छोड़ती मुझे। आज उसके पोते का ब्याह है, वहां गई है और मैं बिल्कुल अकेली हूं। अस्पताल का काम निपट गया है, इसलिए अपनी छोटी से इस बगिया में बैठी हूं। बाहर के इस छोटे से टुकड़े में बैठी रंग और सुगंध के इस दायरे में पहली तस्वीर की याद आ रही है। वो काले रंग से पुती हुई एक रात की तस्वीर है, मेरे ब्याह की रात की तस्वीर। उस रात भी अंधेरे से ही डरकर मैंने रवि से कहा था, रवि चलिए ना, बाबूजी से आशीर्वाद मांग लें, हमें साथ देखकर वो नाराज नहीं रह पाएंगे, जरूर हमें अपना लेंगे, चलिए ना रवि। लेकिन रवि नहीं माने। अपने माता पिता को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं, जाना बेकार है, कम से कम आज नहीं। और तब मैंने कहा, अच्छा ठीक है ना, तो फिर आप ही आशीर्वाद दीजिए मुझे। आप आशीष देंगे तो वो मात्र शुभकामना नहीं रहकर सच बन जाएगी। और मेरे रवि ने एकदम सहजता से, जानते हैं क्या कहा? वो बोले, मना, सुखी तो तुम हो ही, जो तुमने चाहा वो किया, अब आगे की क्यों सोचती हो? ये कैसा आशीर्वाद था? एक दिन की बात है। रवि, तुमने इस बगिया में ये कटैया क्यों बो दिया? देखो ना, लंबी लंबी कटीली पत्तियां, कटीला ही तना, लेकिन फूल पीला, एकदम चंपा के फूलों की तरह। मैं रंग के धोखे में आ गई, उसे सीने से लगा लिया और देखो मैं छिद गई। हाँ, मेरी सारी उम्र छिद गई। ऊपर से घाव मालूम ना हो और अंदर से सुकून मालूम ना हो। लगता है हमारे बीच कांटा तो उसी दिन बोया गया जिस दिन मैंने
ब्याह की बात की। भला ये भी कोई बात हुई कि कोई ब्याह की बात करे और डर जाए, कोई ब्याह की बात सुने और घबरा जाए, उलझ जाए। लेकिन मैं एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां एक तीसरे की जिम्मेवारी मुझे आगे नहीं बढ़ने देती थी और रवि की जिम्मेदारी मुझे पीछे नहीं लौटने देती थी। रवि की ओर से कोई पहल ना होती देख मैंने खुद ही ढीठ बनकर एक दिन शादी की बात चला दी। क्या शादी इतनी जल्दी? रवि अस्थिर हो उठे। मैं दृढ़ थी। रवि, कुछ देर ही हो गई है। ओह, रवि का चेहरा एकदम मुरझा गया। देखो मनो, माँ शायद ही माने। उन्होंने कहीं दूसरी जगह मेरे रिश्ते की बात। शर्म से कातर होकर रवि ने बीच में ही बात छोड़ दी। मैं अवाक रह गई। मुझे भयंकर आघात लगा था। मेरे ही सामने रवि किसी दूसरे रिश्ते की बात कर रहे थे। क्या वो माँ को बता नहीं सकते थे? बच्चे तो नहीं थे रवि। कहाँ गया हमारा प्रेम, हमारा आपसी समझौता, हमारा विश्वास? और दुख की जगह एक अंधा कर देने वाले क्रोध ने ले ली। रवि, क्या चाहते हैं आप? आप जो चाहेंगे वही तो होगा ना? रवि से कठिन स्वर में मैंने कहा। लज्जित से आहत स्वर में रवि बोले, मैं और क्या चाहूंगा मनो? तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें। मैंने अपनी गिर्द पड़ी बाहों को छुआ और आश्वस्त होना चाहा, लेकिन आश्वस्त नहीं हो सकी। पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। फिर मुझे अपने प्यार पर भरोसा था। इसके अलावा एक शिशु का उत्तरदायित्व मुझ पर आ चुका था। हमारा ब्याह हो गया। लेकिन जो रस्म मिलन का कारण बनती, वो अलगाव की राह बन गई। कभी कभी मैं रवि से कहती, रवि, मैं तुम्हारे लिए विघ्न बन गई हूं ना? और गुस्से से रवि कहते, क्या बेकार की बातें करती हो? मैं ठीक ठाक हूं। अपनी ओर ध्यान दो और बच्चे की सोचो। बच्चा? घूम फिर कर बात वहीं आ जाती। मेरे राजन के जन्म के बाद तो रवि और भी अपने आप में व्यस्त हो उठे। दिनचर्या की संक्षिप्त बातचीत के अलावा हम दोनों में कोई बातचीत ही नहीं होती। किसी एक लड़की मंजू का नाम बार बार उनके साथ मुझे सुनाई देता। मैं सुनती और मेरा दिल जम जाता। एक दिन मैंने रवि से साफ साफ पूछने की ठानी। वो घर आए तो मैंने पूछा, रवि, ये क्या सुन रही हूं मैं? अगर तुम मुझसे इस कदर ऊब गए हो तो? रवि ने बात काट कर कहा, सुनती हो तो सुनती रहो। कौन मना करता है? एक बार तुमने अपने मन की कर ली और अब मैं कर रहा हूं। रवि ने बात खत्म की और सोने चले गए। मेरे लिए बात अब शुरू हुई थी। मैं रात भर जागती रही और सोचती रही कि मैंने क्या गुनाह किया। अपने बच्चे का अपमान नहीं हो इसके लिए मैंने सबकी टेढ़ी नजर खरीदी। लेकिन रवि की घृणा लेकर उनके बच्चे को पालना पोसना मुझसे नहीं हो सकेगा। रात भर जागकर मैंने एक निश्चय किया। मैंने नौकरी के लिए जगह जगह आवेदन पत्र दे डाले और जब मेरी नौकरी तय हो गई तो मैंने रवि को उसकी सूचना दी। रवि, मैंने फिर से नौकरी करने की सोची है। वाह, बहुत खूब, रवि ने व्यंग से कहा। मैंने धीरज बनाए रखा। अब तो राजन बड़ा हो गया है और तुम दोनों को तो मेरी जरूरत ही नहीं रही। और ये तुम्हारा वहम है, बस। मुझे गुस्सा आ गया। क्या वहम है और क्या असलियत, ये कौन जानता है? लेकिन एक बात पूछती हूँ तुमसे रवि, बताओ, तुमसे शादी करके मैं बुरी क्यों बन गई? क्या पाप किया है मैंने रवि? अपने बच्चे के लिए तुमसे मर्यादापूर्ण स्थान मांगा तो क्या गलत किया मैंने? क्या उसे अपमान के अंधेरे में छोड़ देती या तुम ही छोड़ देते? तुम, उसके पिता? मैं उस स्थिति के लिए तैयार नहीं था, रवि ने कहा। वाह वाह पुरातन पुरुष।
मैंने सच को राह खर्च बनाकर ले जाने की सोची और कुरेदते हुए रवि से पूछा, तुम तैयार नहीं थे इसका क्या मतलब है रवि? तुम बच्चे नहीं थे तो तुम भी तो उस स्थिति को टाल सकती थी। उफ, अब समझी, ये आरोप था मुझ पर। हम दोनों में कभी प्रेम था, पवित्र, उज्जवल, स्वर्णिम प्रेम। मेरी आत्मा रो उठी। शादी के बाद की सारी घटनाएं आंखों के सामने आ गई। फिर भी मैंने रवि के मन को पा लेना उचित समझा, नहीं तो जीवन भर उनसे अलग कैसे रह सकती। मैंने धीरे से पूछा, रवि, क्या आप समझते हैं कि आपको बांधने के लिए मैंने मातृत्व की रस्सी तैयार की? मैं आत्मनिर्भर थी रवि। क्या सोचकर आपने यह आरोप मुझ पर लगाया है? तुम एक साधारण परिवार की लड़की हो। तुमने मेरी परिस्थितियों से फायदा उठाया। क्या मैंने फायदा उठाया? वाह, खूब। हाँ, मैंने फायदा ही उठाया। रवि, तुम तो उस समय फायदा उठाते जब हम दोनों के संबंध को एक अफेयर का नाम देकर छूट जाते, है ना? मैंने ऐसा नहीं करने दिया, इसीलिए फायदा भी मैंने ही उठाया। उसके बाद वहां मेरे लिए बचा ही क्या था। मैं इस दूर दराज कस्बे में आ गई और 20 बरस से यही हूं। कुछ भूल गई थी और कुछ भूल जाना चाहती थी, लेकिन कल एक हादसा हुआ। एक पेशेंट के कोई रिश्तेदार उधर से आए। दोनों की बातचीत में एक बड़े डॉक्टर का किस्सा कपड़े के थान सा खुलता चला गया। मैं चुपचाप सुनती रही। रवि ने अभी तक शादी नहीं की। मेरा राजन ब्रेन सर्जन बनकर अमेरिका से लौटा है। रवि अभी भी मेरी खोज करवा रहे हैं। कहते हैं राजन अपनी माँ के बिना उदास रहता है। राजन अपनी माँ के बिना उदास रहता है? ओह, एक झंझावात मेरे भीतर उठने लगा। क्या मैं उदास नहीं रहती? अपनी जिद, अपने वहम की कीमत हम दोनों चुका चुके हैं और अब जिंदगी के किनारे आ पहुंचे हैं। बहुत अकेले रह ली मैं, पर अब अकेले मरना नहीं चाहती। मैंने अपने बेटे को लिखा है कि वो आकर मुझे ले जाए। वो आएगा ना? मेरा राजन आएगा ना? आकर शायद कहेगा भी, पिताजी तुम्हारे बिना बहुत उदास से रहते हैं माँ। मैं राजन का इंतजार कर रही हूँ। राजन का, अपने राजन का। अभी आपने सुनी श्रीमती निर्मला ठाकुर द्वारा रचित कहानी ज्वार लौटने पर। इसका वाचन कर रही थी सविता शर्मा। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।